स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। सिज्विक एंड पॉवेल ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1940 में फॉर द फर्स्ट टाइम वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बारे में कुछ प्रिडिक्शंस की। इनका ये कहना था कि मॉलिक्यूल्स की शेप को अगर हमने एक्सप्लेन करना है तो उस मॉलिक्यूल में मौजूद सेंट्रल एटम के जो आउटर मोस्ट शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन पेयर्स को हमें देखना है। चाहे वो इलेक्ट्रॉन पेयर लॉन पेयर है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्ड पेयर्स हैं, उसके हिसाब से जो है मॉलिक्यूल की शेप डेवलप होती है। तो इसका क्या कहना था कि the shapes of molecules could be interpreted in terms of electrons pair in the outer orbit of central atom। किसी भी मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम है उसके गिर्द जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, चाहे वो लॉन पेयर्स हैं चाहे वो बॉन्ड पेयर्स हैं, उन की जो अरेंजमेंट है वो उस मॉलिक्यूल की शेप को डेवलप करती है। तो उसके बाद नाइलम एंड गैलिस्पी, ये दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने पूरा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को 1957 में पूरी तरीके से डेवलप किया और एक्सप्लेन किया। इसकी बेसिक अजम्पशन क्या है इस थ्योरी की कि जो सेंट्रल एटम है, देखो सेंट्रल एटम, पहले तो लॉन पेयर देख लो ना। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का वो पेयर होता है जिसने अभी तक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं गया। लेकिन बॉन्ड पेयर ये रहा लॉन पेयर, ये जिसने अभी तक बॉन्डिंग में केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन जो बॉन्ड पेयर होता है, बॉन्ड पेयर वो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया हुआ है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स का पेयर जो है ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किए हुए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच इसने बॉन्ड डेवलप किया हुआ है, इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन पेयर को बोलते हैं बॉन्ड पेयर। और इलेक्ट्रॉन पेयर में दोनों ही आ जाते हैं, लॉन पेयर भी और बॉन्ड पेयर भी। तो बेसिक एजम्पशन ये है कि सेंट्रल एटम के गिर्द लॉन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स, दोनों ही लॉन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स खुद को कुछ सेंट्रल एटम के गिर्द इस तरह अरेंज करते हैं कि उनके बीच रिपल्शन मिनिमम हो सेंट्रल एटम के गिर्द मौजूद लॉन पेयर्स भी और बॉन्ड पेयर्स भी, दोनों तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर जिसमें लॉन पेयर्स भी आ जाते हैं और बॉन्ड पेयर्स भी आ जाते हैं, खुद को सेंट्रल एटम के गिर्द इस तरह अरेंज करते हैं कि उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो। तो बेसिक असम्पशन क्या है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स बोथ द लॉन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स are arranged around the central atom to remain at a maximum distance apart। ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे खुद को अरेंज करते हैं ताकि टू कीप द रिपल्शंस मिनिमम, ताकि इनके बीच रिपल्शन कम से कम हो। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की बेसिक अजम्पशन क्या है कि सेंट्रल एटम के गिर्द मौजूद इलेक्ट्रॉन पेयर्स, वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स जो कि जिनमें से कुछ लॉन पेयर की फॉर्म में होंगे जिन्होंने अभी तक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, और कुछ बॉन्ड पेयर की फॉर्म में होंगे जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करके बॉन्ड बना लिया होगा। ये तमाम दोनों तरह के जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं वो सेंट्रल एटम के गिर्द खुद को मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज करते हैं ताकि उनके दरमियान मिनिमम रिपल्शन हो। और इस तरह जो फिर एटम का मॉलिक्यूल की जो शेप डेवलप होती है उसको हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की इस बेसिक एजम्पशन के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। अब हम इसके पॉस्टुलेट्स देखेंगे वन बाय वन, जिसमें फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या है कि जो किसी भी मॉलिक्यूल की शेप इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें सेंट्रल एटम के गिर्द लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को ही देखना होता है। बोथ द लॉन पेयर बॉन्ड पेयर डिटरमाइन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल या शेप ऑफ मॉलिक्यूल। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं हमारे सेंट्रल एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन पेयर, चाहे वो लॉन पेयर हो चाहे वो बॉन्ड पेयर हो, दोनों ही सेंट्रल एटम के गिर्द खुद को
मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज करते हैं ताकि रिपल्शंस कम से कम हो। इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज अराउंड द सेंट्रल एटम एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस टू अवॉइड रिपल्शंस। मैक्सिमम डिस्टेंस पे खुद को अरेंज कर लेते हैं ताकि उनमें रिपल्शन कम से कम हो और मॉलिक्यूल स्टेबल हो। पॉइंट नंबर 3 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो ये ऑक्सीजन है, इसके ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में हमें पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स ये रहे लॉन पेयर की फॉर्म में, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के गिर्द वाले ये रहे लॉन पेयर की फॉर्म में। मतलब ये जो ऑक्सीजन का लॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जिसने अभी तक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ, ये सिर्फ ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है। ये इलेक्ट्रॉन्स का पेयर सिर्फ ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के साथ कनेक्टेड है। लेकिन इन 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 4 इलेक्ट्रॉन्स तो 2 लॉन पेयर्स की फॉर्म में है ऑक्सीजन के गिर्द, जबकि बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये रहा ऑक्सीजन का और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा जिसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया हुआ है, कुछ इस तरह। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो कि 2 एटम्स के बीच बॉन्डेड है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये भी इसी तरह। अब आप देखो ये जो लॉन पेयर है ये सिर्फ ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के साथ ही कनेक्टेड। लेकिन जो ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स का पेयर जो कि बॉन्डेड है 2 एटम्स के बीच, ये इधर से ऑक्सीजन के साथ के न्यूक्लियस के साथ कनेक्टेड है और इधर से हाइड्रोजन के, ये 2 न्यूक्लियस के बीच कनेक्टेड है, 2 न्यूक्लियस के बीच मौजूद है। जब 2 एटम्स के न्यूक्लियस के बीच ये मौजूद है, लेकिन लॉन पेयर के ऊपर तो सिर्फ एक ही एटम के न्यूक्लियस का जो है वो उसके साथ कनेक्टेड है, या ये कह लो कि उस पर उसका असर है। तो आप देखो कि चूंकि लॉन पेयर है, लॉन पेयर इस वजह से लॉन पेयर ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। बॉन्ड पेयर जो है वो 2 एटम्स के न्यूक्लियस के बीच कनेक्टेड होने की वजह से ये बटा हुआ है चूंकि, तो ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा, ये यहीं पे रहेगा। लेकिन जो लॉन पेयर है वो उसको उधर से तो कोई एटम का न्यूक्लियस अट्रैक्ट करने वाला है कोई नहीं, तो ये इसी एटम के न्यूक्लियस के गिर्द ही मौजूद है, तो ये यहाँ पे ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। और जब ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा तो इन लॉन पेयर्स का जो चार्ज का चार्ज क्लाउड है वो यहाँ यूँ स्प्रेड हो जाएगा, तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉन पेयर जो है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर में लॉन पेयर भी आ जाते हैं, बॉन्ड पेयर भी आ जाते हैं। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का वो पेयर जिसने अभी तक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, जबकि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स का वो पेयर जो कि 2 एटम्स के बीच बॉन्डिंग की वजह है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह है, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किया हुआ है, ये 2 न्यूक्लियस के बीच कनेक्टेड है, अट्रैक्टेड है, तो ये यहाँ पे स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई नहीं कर सकता बॉन्ड पेयर। जबकि जो लॉन पेयर है ये चूंकि एक ही न्यूक्लियस सेंट्रल एटम के न्यूक्लियस के गिर्द के साथ कनेक्टेड है, तो ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और लॉन पेयर का जो चार्ज क्लाउड होगा ये ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो होगा वो स्प्रेड हो जाएगा, और ये भी लॉन पेयर और ये भी लॉन पेयर, दोनों लॉन पेयर्स ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। तो लॉन पेयर ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। इसके अलावा इन इलेक्ट्रॉन्स पेयर के बीच रिपल्शन भी होता है। लॉन पेयर और लॉन पेयर के बीच रिपल्शन होगी, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्शन होगी। तो सबसे ज़्यादा जो रिपल्शन होती है वो है लॉन पेयर के बीच। लॉन पेयर के बीच सबसे ज़्यादा रिपल्शन होती है, और उसके बाद लॉन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन, और उसके बाद बॉन्ड पेयर की रिपल्शन। तो मैग्नीट्यूड और रिपल्शन कुछ किस तरह से होगी कि लॉन पेयर के बीच सबसे ज़्यादा रिपल्शन होती है, उससे कम होती है लॉन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच, और उससे कम होती है बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्शन। तो यहाँ लॉन पेयर के बीच सबसे ज़्यादा रिपल्शन होगी,
उससे कम होगी लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर ये लॉन पेयर इसके में, और ये बॉन्ड पेयर में रिपल्शन उससे भी कम होती है। और ये जो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर्स की जो रिपल्शन है, इससे मॉलिक्यूल की शेप पे इफेक्ट आता है। इसी वजह से इस थ्योरी को कहा जाता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल के सेंट्रल एटम के, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये सेंट्रल एटम वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉन पेयर्स की रिपल्शन थ्योरी, मतलब सेंट्रल एटम के जो वैलेंस शेल है, आउटर मोस्ट शेल, उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, उनमें रिपल्शन हो रही है। रिपल्शन की वजह से वो खुद को मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज करेंगे, तो इस वजह से इस थ्योरी को कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, मतलब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन थ्योरी। अब हम इस थ्योरी को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए कुछ अज्यूम करेंगे। हम सेंट्रल एटम ए अज्यूम कर लेते हैं और उसके गिर्द बी टाइप के एटम्स अज्यूम कर लेते हैं, और इस तरह हमारी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की टाइप्स जो हैं वो डेवलप होंगी। AB2 टाइप, AB3 टाइप, AB4 टाइप। AB2 टाइप में ए सेंट्रल एटम है, बी जो है वो सराउंडिंग एटम्स हैं। अब हम डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स की जब शेप्स देखेंगे, जिसमें हम ए अज्यूम कर लेते हैं सेंट्रल एटम को AB2 टाइप में, और मतलब उसको सराउंड किए हुए हैं दो जो हैं वो बी एटम्स ने। AB3 टाइप के अगर मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसमें ए सेंट्रल एटम होगा, और मतलब तीन डिफरेंट टाइप्स के एटम्स बी, तीन बी एटम्स ने उसको सराउंड किया, और AB4 टाइप में सेंट्रल एटम ए है और 4 बी एटम्स ने उसको सराउंड किया हुआ है। तो उसमें हम अब डिटेल में देखते हैं कि किस तरह शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होती हैं एक्सप्लेन। तो सबसे पहले हम देखेंगे AB2 टाइप में। तो AB2 टाइप में AB2 मतलब सेंटर में A है और उसके दो साइड्स पे दो B एटम्स हैं। और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स विच इज़ द सम ऑफ लॉन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स, ये दो ही होंगे यहाँ पे। दोनों के दोनों ही अगर बॉन्ड पेयर्स हैं और लॉन पेयर 0 है, मतलब यहाँ पे सेंट्रल एटम के गिर्द दो ही इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर्स हैं। तो जो लॉन पेयर 0 है, तो जब ये अरेंज होंगे सेंट्रल एटम के गिर्द, देखो सेंट्रल एटम ये है, इसके गिर्द दो ही एटम्स हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी सेंट्रल एटम पे दो ही हों और दोनों के दोनों बॉन्डिंग हो, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम के गिर्द जब अरेंज करेंगे खुद को, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर में लॉन पेयर भी आ जाते हैं, बॉन्ड पेयर भी आ जाते हैं, चूंकि हमारी AB2 टाइप है और इसमें जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं वो बॉन्ड पेयर्स हैं। तो इसी को हम बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री। ये खुद को कैसे अरेंज करेंगे? लीनियर शेप में अरेंज करेंगे। लीनियर शेप में मतलब किस तरह, ये हमारा सेंट्रल एटम है ए, इसके गिर्द दो बी टाइप एटम्स हैं। अब ये सेंट्रल एटम पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो हैं दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और दोनों के दोनों ही क्या हैं? बॉन्ड पेयर्स हैं। और अगर ये बॉन्ड पेयर्स हैं तो मतलब सेंट्रल एटम के गिर्द जो दोनों एटम्स हैं वो इन्हीं बॉन्ड पेयर के थ्रू जुड़े हुए हैं। लॉन पेयर्स है कोई नहीं सेंट्रल एटम के पास, तो दोनों बॉन्ड पेयर्स खुद को मैक्सिमम डिस्टेंस पे ले जाएंगे। एक बॉन्ड और मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, ये 180 के एंगल पे आ जाएंगे, 180 के एंगल पे आ जाएंगे, ये है यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस। और इस तरह की शेप को क्या बोलते हैं? लीनियर शेप। तो ये हमारी लीनियर शेप हो गई यहाँ पे। और इलेक्ट्रॉन पेयर भी खुद को ऐसे अरेंज करेंगे और एटम्स भी खुद को अरेंज करेंगे ऐसे, तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जिसको शेप बोलेंगे वो भी क्या होगी? लीनियर। और शेप को अगर हम डिज़ाइन करें तो वो ये सेंट्रल एटम और ये हमारे सराउंडिंग बी एटम्स
और इसकी एग्जांपल्स बहुत सारी हैं, जैसे BeCl2, जैसे HgCl2, जैसे CdCl2, कैडमियम क्लोराइड। इसके अलावा और भी बहुत सारी Ab2 टाइप की एग्जांपल्स। अब हम देखते हैं Ab3 टाइप विद नो लोन पेयर। Ab3 टाइप विद नो लोन पेयर। Ab3 टाइप अगर नो लोन पेयर है तो मतलब 3 एटम्स हैं, सेंट्रल एटम के गिर्द 3 B एटम्स हैं, तो तीनों के तीनों टोटल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने होंगे, 3। और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 3 होंगे तो जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो भी 3 हैं और लॉन पेयर 0 है। तो यहाँ पे आप सोचो कि अगर सेंट्रल एटम ए के गिर्द अगर तीन जो हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो वो खुद को कैसे अरेंज करेंगे, वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे कैसे अरेंज करेंगे, वो कुछ इस तरह की शेप में आ जाएंगे। ये है इनका मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज होना। और ये कुछ किस तरह की शेप ले लेंगे, ये ले लेंगे ट्राइगोनल प्लेनर टाइप शेप।